नमस्कार जी, सभी का स्वागत है। क्या हाल है आप सबके। तो जैसा आप जानते हैं एमपीएसआई मेंस 29 अप्रैल को होने जा रहा है। तो आज एक मैथ्स का टेस्ट आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। तो यहां पर मैं आपको पहले क्वेश्चंस दिखाऊंगा। मिक्स क्वेश्चंस हैं, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। पहली बार मेंस इस प्रकार से होने जा रहा है, तो ये अभी एग्जैक्ट अनुमान लगाना मुश्किल है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस यहां पे कवर किए हैं, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। तो इस टेस्ट को जरूर लगाइए जितने भी विद्यार्थियों का एमपीएसआई का मेंस होने जा रहा है। और इसकी पीडीएफ आपको इस क्लास के खत्म होते ही टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम द विनर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब क्लास पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला सवाल आप सभी लोगों के लिए ये रहा, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन का है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो आपसे कहा गया है कि दिया गया दंड आलेख बार ग्राफ 2016-17 में कंपनी द्वारा निर्यात किए गए विभिन्न प्रकार के वाहनों को दर्शाता है। 2016 में कंपनी द्वारा निर्यात किए गए सभी प्रकार के वाहनों की औसत संख्या 2017 में निर्यात किए गए टाइप बी वाहनों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ओके, देखो इन्होंने ये कहा है कि 2016 आपको पहले क्या होता है, डीआई में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डेटा पूरा समझना कि एग्जैक्टली वो आपसे बोल क्या रहे हैं। तो जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है वो आपका 2016 है और जो ऑरेंज कलर दिख रहा है वो आपका 2017 है। तो 2016 में कंपनी द्वारा निर्यात किए गए सभी प्रकार के वाहनों की औसत संख्या, तो देखो 2016 मतलब 25, फिर 40, फिर 45, फिर 47.5 और 52.5। आपको इन सबका योग करना है। और 2017 में बी, 2017 में बी वाला आपको लेना है। तो ये 2017 ऑरेंज और ये बी, यानी आपको लेना है ये 50। इससे कितना कम है इन सबको आपको जोड़ना है और उनका आपको फिर क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो 25, 40, 45 और इन सबको अगर आप जोड़ते हो, 5 4 हो गया 9 और 1 10, ठीक है, 4 2 6 और 1 7 4 11। इन सब का टोटल आ रहा है 210 और क्योंकि 5 है तो 5 का भाग देंगे, है ना। तो एवरेज कितना आ जाएगा भाई, एवरेज आ जाएगा 42। ये किसकी बात हो रही है, ये 2016 की बात हो रही है। फिर 2017 का तो इन्होंने केवल एक ही डाटा दिया है कि 2017 में आपको 50 से देखना है कि इससे कितना कम है। 2016 का सभी का औसत 2017 के बी की जो वैल्यू है उससे कितना कम है। तो 50 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये 8 कम है। किससे कम है, 50 से मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50 से कैंसिल होगा 2 बार, 8 का दुगना 16, यानी 16% कम है। डी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। सारा खेल इसमें बस पढ़ने का है। अगर आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया, आपसे चीजें आराम से बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इन संख्याओं की माध्यिका क्या है। अब माध्यिका मतलब मीडियन। माध्यिका में यह होता है कि पहले आप सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में अरेंज करते हो, असेंडिंग ऑर्डर में आप उनको अरेंज करते हो और जो एकदम मध्य में आता है वो आंसर होता है। तो जैसे यहां पे सबसे छोटा आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 15। फिर 15 के बाद अगला बड़ा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 18। लेकिन 18 कितनी बार है, तो 18 भाई 2 बार है। 18 से भी बड़ा अगर हम यहां पे खोजें तो 18 से बड़ा आपके पास है 23, उसके बाद 27। तो 23 आ गया, फिर इसके बाद आपके पास 27 आ गया। 27 से बड़ा देखेंगे तो 28 है, फिर 29 है। तो आपके पास आ गया 28, फिर आ गया आपके पास 29। 29 से अगर बड़ा खोजें तो 30 है, फिर 31 है, फिर 32 है और 32 2 बार है। तो आपका पहले 30 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 32 आएगा और 32 एक बार और आएगा। इसके बाद अब केवल एक ही संख्या बच गई है और वो है आपकी 35। तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर यानी सारी संख्याओं को बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। अब आपको ढूंढना है कि एकदम मध्य में यहां पे कौन सी संख्या है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आपके पास 12 नंबर्स हैं, यानी 6 नंबर्स एक तरफ हो जाएंगे, अगले 6 नंबर एक तरफ हो जाएंगे। तो मध्य में कोई एक नंबर नहीं आ रहा है, मध्य में दो दो नंबर्स आ रहे हैं। तो माध्यिका होती है एकदम बीचों बीच, यानी इन दोनों के भी बीच में। तो वैसे तो पता है कि 28 और 29 के बीच में 28.5 28.5 होगा, बट स्टिल आप दोनों को जोड़ सकते हो। तो 28 और 29 का आधा कर दो, आपको मिल जाएगा 29.5, 29.5। तो ये हमने निकाल लिया माध्यिका यानी मीडियन।
बढ़ते क्रम में अरेंज करो और देखो कि बीचों बीच कौन सा नंबर है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर का है। एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16 से ही 2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 37.5% बढ़ती है, तीसरे साल 57.17% घटती है, 3 साल बाद जनसंख्या 44,000 है, तो वर्तमान आज की जनसंख्या कितनी है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, चलो तो आप देखो 16 सही 2/3% का मतलब आपको पता है 1/6 होता है। 37 1/2% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3/8। और 57 1/7% का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद है तो ठीक है कि 1/7 1/14 में से कहीं ना कहीं आता होगा, नहीं याद है आप इसको नॉर्मल सॉल्व कर लो, मैं आपको बता देता हूं। इसका गुणा करो तो 7 और 7 49 का 9 कैरी हो गया 4, 35 और 4 हो जाएगा आपका 39, उसमें 1 जुड़ेगा, तो ये है भैया 400/7 और परसेंटेज का 100 यानी 4/7। ये जो आपको दिख रहा है ये कितना है, 4/7 है, 4/7 है, यानी 1/7 का 4 गुना, 14 सही 2/7 का 4 गुना ये है। ठीक है, अब देखो पहले साल जनसंख्या 16 से ही 2/3% बढ़ी, यानी आपकी जनसंख्या 6 से बढ़ के कितनी हो गई, 7 हो गई। अगले साल जनसंख्या 3/8 है, यानी 8 से बढ़ के कितनी हो गई, 3 बढ़ के 11 हो गई, 6 में 1 बढ़ गई, 8 पर 3 बढ़ गई, और तीसरे साल घट गई, कमी हो गई, तो 7 में से 4 की कमी हो जाएगी, तो आपकी जनसंख्या 7 थी, 4 कम होके अब वो कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब इनका रेशो बना लेंगे, तो इधर उधर कुछ काटापीटी संभव है क्या, तो 3 से ये कैंसिल हो सकता है 2 बार, और 7 से ये 7 कैंसिल हो सकता है, तो 8 का दुगना हम कर देंगे 16, और यहां पे केवल आपके पास बचा है 11, यानी आपकी जनसंख्या पहले 16 थी अब 11 है। लेकिन अब रियल में कितनी है, रियल में फिलहाल आपकी जनसंख्या 44,000 है, 44,000 है। तो देखो आज जनसंख्या 44,000 है, जो अपने आप में 11 के बराबर है, तो पहले क्या थी, 16 की वैल्यू क्या, 16 की वैल्यू क्या, इसको निकाल लेंगे, तो 11 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,000, और 4,000 का 16 में गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 64,000, 64,000, 64,000। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इसको भी। परसेंटेज, और आपको पता है कि परसेंटेज और रेशो ये 2 चैप्टर सबसे जरूरी होते हैं अपने अरिथमेटिक अच्छा करने के लिए, तो इनके बेसिक्स को क्लियर करें, और इनमें मल्टीप्लाई होता है ये भी आप जानते ही होंगे। 16 और 4 यानी 0.16 और 0.04 का मध्यानुपाती क्या है, तो देखो मध्यानुपाती को बी कहते हैं, इसको ए नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, तो आपका फॉर्मूला होता है कि भाई बी बराबर ए इंटू सी अंडर रूट। ठीक है, तो ए हो गया आपका 0.16, सी हो गया आपका 0.04, और ये अंडर रूट हो जाएगा। इसको अगर देखोगे तो 16 का 4 गुना हो जाएगा 64, और 64 दशमलव के बाद 4 अंक है, तो बाहर आपके 2 अंक निकलेंगे, तो 8 का वर्ग होता है 64.08, ए आपका आंसर होगा 0.08। बताइए ओके है। किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.6 है, तो धनराशि ज्ञात करिए। देखो वैसे आपको याद होना चाहिए कि अगर 5% है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 15.7625। आप सीआई पढ़िएगा, इसमें मैंने सिखाया है, और सिंपल इंटरेस्ट तो 1 साल का 5, तो 3 साल का 15 हो जाएगा, तो दोनों में अंतर है 0.7625 का, जबकि रियल में अंतर है 36.6 का। तो अगर 36.6 0.7625 हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा। यहां पर आप चाहें तो डिजिटल सम का प्रयास कर सकते हो, आराम से लगेगा, लेकिन सबके डिजिटल सम चेक करना पड़ेगा अलग अलग है या नहीं है। जैसे इसका तो डिजिटल सम 6 है, यहां 4 और 4 8 है, 6 4 10 का मतलब 1 है, 8 और 4 12 का मतलब 3 है। उम्मीद है डिजिटल सम तो आप जानते ही होंगे, नहीं आता है तो जरूर पढ़ो भाई, डिजिटल सम बहुत काम की चीज है। तो अब सबका डिजिटल सम अलग अलग है, आराम से बन जाएगा, तो 6 और 3 9 गया, तो बचा केवल 6, 6 7 13 और 2 15 5 20, 20 का मतलब आ गया 2, 2 होने पर 5 का गुणा 5 का भाग, 5 का दुगना 10 खत्म, 6 पंजे 30, 30 का मतलब आ गया 3, तो बधाई हो 3 वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4800। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक और तरीका होता है, वो भी आपको बता देता हूं मैं, 3x + 1
डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। एक ये भी होता है जिससे आप सीआई और एसआई का अंतर निकाल सकते हो। जैसे 5% का मतलब होता है 1/20, तो यहां पे x की वैल्यू आप 20 रख के इसको भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ा है तो फिर आपके लिए यही तरीका सबसे अच्छा है। और डिजिटल सम सीख कर जाओ, बहुत काम आएगा आपको एग्जाम में, ध्यान रखना आप बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर मुझे लगता है आप यूं ही दे पाओगे, कोई इसमें ज्यादा परेशानी ही नहीं आनी है। चलो देखें, आपसे कहा है कि ये एक प्रकार से आप समझो, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और नीचे देखोगे तो ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर है। आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है। ये भैया कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में एट द एंड अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी बचता है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो ए प्लस बी बचता है। ठीक है, तो यहां पे a माइनस बी बचेगा। a का मतलब है 0.96, b का मतलब है 0.1, चाहो तो 0 लगा लो। 96 में से 10 जाएगा 0.86, 0.86, c आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आपके पास एक और फायदा है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, खुद को आपको चेक करना है, तो क्वेश्चन को देख के वीडियो को रोक लो, पहले खुद से सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन देखो, ज्यादा फायदा आपको मिलेगा इस बात से। अगला देखते हैं, बोर्ड मास पर आधारित एक सिंपल सा प्रश्न है आप लोगों के लिए। बोर्ड मास मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, है ना। बी का मतलब ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। चलो देखें, तो आप सबसे पहले देखो ब्रैकेट तो यहां पर आपको दिया है, तो पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां देखना, ये आपका 2/3 है, माइनस है, पहले का सॉल्व होगा, का मतलब गुणा होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/3। 2/3 में से 1/3 जाएगा तो केवल क्या बचा आपके पास? 1/3 बचा, है ना। अब देखो हमारे पास यहां भी का है, इसको सॉल्व कर लें, तो 2 का दुगना 4 और 1 5, तो ये आ गया आपका 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, तो का मतलब वही गुणा पहले होगा, तो 5 का 3 गुना 15 और 4 का दुगना 8, तो इसको मैं पहले ही 8 लिख दे रहा हूं, है ना। अब आप आगे जाओ तो यहां पे आपके पास है मल्टीप्लाई में 1/2, डिवाइड में आपके पास है 3/2, प्लस 1/2, डिवाइड में आपके पास है 3/2। अब देखो यहां डिवाइड है लेकिन ब्रैकेट है, ये पहले सॉल्व होगा, तो यहां पर इनका गुणा होके इसको आपने सॉल्व करके ही तो 1/3 लाए हो, तो यहां पे 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहां पे बचेगा केवल 1/2 जो आपका आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। अब यहां पे बाकी अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप 15/8 रहने दो। ठीक है, यहां पर आपके पास 1/2 है, डिवाइड पलट के आपका उल्टा 2/3 हो जाएगा, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, प्लस 1/2 है, और यहां पे डिवाइड में आपके पास क्या बचा था? डिवाइड में आपके पास 1/2 बचा था, तो 1/2 से आपका 1/2 भी गया, और यहां पे आपके 2 से ये 2 भी गया। समझ रहे हो आप बात? तो आपके पास कुल मिलाकर अभी यहां पर बचा है ऊपर 15, और नीचे आपके पास क्या है? नीचे इस 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका 5 बार, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर 5/8 आ सकता है, लेकिन यहां पे 5/8 नहीं है, या ना। इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दी है। सही है, ठीक है। अब यहां पे हम कहां पर गलती कर सकते हैं? तो यहां पर यह चीज हो सकती है, ये तो ठीक है आपका 5/8 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका सही है ना, ये आपका सही है, ये आपका 5/8 है, जो है वो यहीं पर है। तो अब यहां पर थोड़ा सा हम चीजों को वापस से समझते हैं। आपके पास 1/2 है, यहां पे डिवाइड है, और उसके बाद है, तो यहां पर काफी हद तक इस बात की संभावना है कि इन्होंने डिवाइड को 3/2 करा, और ये जो ब्रैकेट है इसका जो आपका रिजल्ट आया था 1/3, इसको एज इट इज इन्होंने रहने दिया।
तो यहां पे आ जाएगा आपका 1/2, डिवाइड आपका पलट के क्या बन जाएगा 2/3, और यहां पे आपके पास मल्टीप्लाई में क्या है, आपके पास मल्टीप्लाई में है 1/3। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। लेकिन यहां पर फिर आप इस बात को समझो जो मैंने आपको पहले कहा, क्योंकि ये तो आपका ठीक है, ये आपका डिवाइड है, ये आपका 3/2 है, और ये आपका पहले मल्टीप्लाई होगा, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। अच्छा हाँ, हम एक छोटी सी चीज ही गलती यहां पे कर रहे हैं, ये हमने कर दिया था 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो गया था, सिर्फ यहां पे हमने जो गलती करी वो ये कि यहां पे 1 में मिस कर रहा था, यहां प्लस के बाद ये सब हट जाएगा तो आपका 1 तो आएगा ही आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या दे देगा 1/5/8। सिर्फ 1 में मिस कर रहा था, बाकी तो हम सब कुछ ठीक कर ही रहे थे। अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन है तो ये समझो कि डिवाइड है और ब्रैकेट है, तो पहले ये सॉल्व होगा, और अगर यहां सॉल्व होगा तो पहले इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 1/2, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो वो एक जो है इसमें जुड़ के 1/5/8 आपको आंसर दे देगा। आगे चले, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 4 है, तो टेन थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? पहला तरीका कि आप कोई थीटा की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो, दूसरा एलसीएम ले लो, तो अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। तो आप समझना, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, तो cos थीटा का गुणा एक बार दोनों में, तो ये बनेगा cos थीटा और cos थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस cos थीटा का गुणा फिर इधर होगा, तो ये होगा cos थीटा और cos थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। यहां पे ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 बार cos थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और सामने आपके पास कितना है, सामने आपके पास 4 है। इसको सॉल्व करें तो देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो सामने चला जाएगा कॉस थीटा और ये 2 आ जाएगा नीचे, यानी 1/2। तो अब आप ये बताइए कि क्या कॉस थीटा में 1/2 आता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आता है। कब आता है? कॉस थीटा में 1/2 तब आता है जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू 60 होगी। समझ गए? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का गुणा दोनों में, इस कॉस थीटा का गुणा दोनों में, तो प्लस और माइनस कैंसिल, 2 बार कॉस थीटा। कैलकुलेट करोगे कॉस थीटा बराबर 1/2, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अब वहां देखो तो वहां आ जाएगा tan 60 डिग्री, फिर आ जाएगा आपके पास कॉसेक 60 डिग्री, है ना। एक तरफ है आपके पास, मैंने कुछ नहीं करा है, जो थीटा की वैल्यू हमने 60 डिग्री निकाली है बस वो वहां पे रख दिया है ना। अब इनके मान क्या होते हैं, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, और कॉसेक की डिग्री कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। इसको अब आप एलसीएम लेकर या नॉर्मल जिस भी तरीके से सॉल्व करना है करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम यहां पे ऑप्शंस को देखते हुए एक काम करते हैं, √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा 3, √3 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, और नीचे आ गया आपका √3, पर ये ऑप्शन में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने क्या करा, बाद में रेसिप्रोकल किया, सॉरी रैशनलाइजेशन किया, परिमेयकरण किया, √3 का गुणा और √3 का भाग, तो 5 और √3 हो जाएगा 5√3, √3 बन जाएगा 3, इसलिए ये भी सही है, पर ये ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ये है, तो 5√3/3 ऑप्शन में बी। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अगला, ठीक है भाई, आपको समांतर माध्य यानी कुल मिला के एवरेज निकालना है, तो 30 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो 30 आ जाएगा, 35 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो 70 आ जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो 60 आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो 40, 5 इंटू 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 25, और टोटल आंकड़े कितने हैं, तो 5 4 9 3 12 और 3 15, टोटल आपको 15 से भाग देना है, बस इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 200 प्लस 400 और 15 25, 225 में 15 का भाग दोगे 15 ही आएगा। कुल मिला के माध्य जिसको हम बोलते हैं ना एवरेज, औसत, वही निकालना था और कुछ नहीं है। अगला देखिए,
30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में दो समानांतर जीवा है। एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है, तब दूसरी जीवा की लंबाई कितनी होगी? देखिए भाई, यहां पे आ गया आपका एक सर्कल। इनका कहना है कि दो जीवाएं हैं, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में दो समानांतर जीवाएं हैं। तो आपने भाई एक जीवा ऊपर ले लो, है ना, एक जीवा आप यहां कहीं पे ले लो। ठीक है, ये मैंने दो जीवाएं ले ली। फिर हमने इनको केंद्र से भी निकाल दिया, इस प्रकार से इनको केंद्र से भी निकाल दिया। अब देखो, मान लो केंद्र यहां है, ठीक है, जीवाएं हमेशा आधी आधी हो जाती हैं। तो मैं मान लेता हूं कि यार ये वाली कितनी है, ये वाली 30 है, तो 15 15 में बटेगी, तो मैंने इसका आधा कर दिया 15, है ना, सॉरी 15 सेंटीमीटर तो व्यास है, सॉरी 15 सेंटीमीटर व्यास है। तो देखो, केंद्र से परिधि तक की दूरी ये आपकी हो गई त्रिज्या यानी 15। ऐसे ही ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी 15 हो जाएगी। समझ रहे हो आप, ये केंद्र से कहीं तक भी जाएंगे तो ये रेडियस ही तो है, त्रिज्या ही तो है, तो दोनों 15 15 हो गई। ठीक है, एक जीवा की लंबाई कितनी है, एक जीवा की लंबाई 24 है, तो अगर ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा 12। अच्छा, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब आपको ट्रिपलेट्स पता हो तो 9 12 और 15 ट्रिपलेट है, तो अगर 12 आ गया 15 आ गया तो निश्चित रूप से यहां पे 9 आएगा। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 21 है, उसमें से 9 आ चुका है। तो अगर 21 में से 9 आ गया तो आपके पास बचा कितना 12, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई 12। अब यहां 12 है, यहां 15 है, तो निश्चित बात है यहां 9 होगा, और अगर आधा 9 है तो पूरा क्या होगा भाई 18 होगा। तो जो दूसरी जीवा है वो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 18, कॉर्ड की लेंथ 18। आया समझ में, है ना। ये 15 थी, ये 12 थी, तो ये 9, ये टोटल 21 है, उसमें से ये 9 गया तो बचा 12, ये 12 है, ये 15 है, तो ये कितना आ जाएगा 9, ये 9 है तो पूरा कितना आ जाएगा, ये पूरा आपका 18 आ जाएगा, 18। नेक्स्ट DI। आपसे कहा इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पाई चार्ट का अध्ययन ध्यान से अध्ययन कीजिए। प्रत्येक विभाग में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात आपको बताना है। HR विभाग में महिलाएं, देखो HR विभाग में महिलाएं और IT विभाग में पुरुष का अनुपात। तो भाई देखो, आपके पास टोटल कर्मचारी कितने हैं, टोटल कर्मचारी तो HR की लेना है महिलाएं, ठीक है, और IT के लेना है पुरुष। तो देखो, HR टोटल कर्मचारी 3250 है, इधर भी कर्मचारी 3250 है, तो ये कट जाएंगे, जगह कम है इसलिए मैं उनको नहीं लिख रहा हूं, है ना, तो ये हट जाएंगे, इनको हटा देते हैं। आप जानते हैं कि भाई पूरा जो सर्कल है वो कितना होता है, वो टोटल 360 डिग्री होता है। उसमें से HR मानव संसाधन कितना है, तो ये 36 डिग्री है। ठीक है, इधर भी लिख दो 360, और इधर IT कहां है, ये है IT है 57.6, तो 57.6। 360 से 360 भी कट जाएगा, तो बस मुझे क्या करना था, दोनों तरफ 36 और ये लिखना था। अब चलते हैं HR मानव संसाधन में, तो यहां पे टोटल कितना है, यहां पे टोटल है 25, उसमें से महिलाएं कितनी हैं, तो भैया उसमें से महिलाएं हैं 13। फिर चलो IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी, तो टोटल कितने हैं, टोटल है 10, उसमें से आदमी कितने हैं, आदमी 7 हैं। इधर महिला लेना है, इधर आदमी लेना है। 25 में से 12 + 13 25 में से 13, और 7 और 3 10 में से 7, इनका रेशो बना लो। ठीक है, तो देखो हम यहां पे अगर इसका दशमलव हटा दें, 0 लग जाएगा, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा भैया 4 बार। ठीक है, अगर ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा तो 4 से आप इसको उड़ा सकते हो, तो इसको अगर मैं 4 से कैंसिल कर दूं, 4 एकम, फिर 4 × 4 16, और 4 × 4 16, तो ये कैंसिल हो गया। 36 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4 बार, तो इधर बचेगा केवल 13, उधर हो जाएगा 7 × 4 28, तो आंसर आ गया आपका 13 28, 13:28, ऑप्शन सी। HR की महिलाएं, IT के पुरुष। आया, चलिए
किसी वस्तु को 717 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 में बेचने पर होने वाली हानि से 11 अधिक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। देखो, आपने 717 में बेचा तो अलग बात चल रही है, 527 में बेचा तो अलग है। इधर हो रहा है लाभ यानी प्रॉफिट, इधर हो रही है हानि यानी लॉस। ठीक है, हानि से लाभ, जो लाभ हो रहा है वो हानि से इतना अधिक है। आपको पता है कि इसका मतलब होता है 1/9, 1/9। तो अगर लॉस 9 का हो रहा होगा तो प्रॉफिट उससे 1 ज्यादा होगा। लाभ हानि से 1/9 ज्यादा है, तो अगर लॉस 9 का है तो प्रॉफिट 1 ज्यादा होगा, यानी 10 का होगा। तो इनका रेशो बन गया ये। अब अगेन आपने अगर इस चैप्टर को सीखा है तो इसका तरीका क्या होता है मैं डायरेक्ट वो बताऊंगा। हम इन दोनों में अंतर लेते हैं। तो इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों में आपको अंतर दिखेगा 190 का। उस अंतर को इस रेशो में बांटते हैं तो 10 और 9 19, 1 बराबर कितना आ गया भाई? 1 बराबर 10 आ गया। 1 बराबर 10 है तो 10 इंटू 10। आप कहोगे यहां सर 100 का लाभ हो रहा है, 10 इंटू 9 सर यहां पे 90 की हानि हो रही है ना। 100 का लाभ हो चुका है तो 717 में से 100 घटा दो। 90 का नुकसान हो चुका है यानी 527 में 90 जोड़ दो। दोनों केस में आंसर 617 ही आएगा। करना कुछ एक है, मैंने आपको दोनों करके यूं ही बता दिए, करना कुछ एक ही है। आया? इसके अंदर 100 का लाभ हो चुका है तो हटा दो, 90 का नुकसान हो चुका है तो 90 दे दो। दोनों केस में आएगा। तो अंतर को रेशो में डिवाइड कर दो, खत्म। इतना सा काम इसमें करना होता है। आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत अच्छा लेवल का सवाल है। ऋतिक वैभव अनमोल, ऋतिक वैभव अनमोल, इनकी इनकम का जो रेशो है वो कितना है? 4, 5 और 6। व्यय यानी एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है? तो 5, 6 और 7। ठीक है, अनमोल अपनी आय का 20% बचाता है। ऐसे सवालों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि किस व्यक्ति के ऊपर आप डिपेंड है। अनमोल पे डिपेंड है तो सारा प्रश्न अनमोल से सॉल्व होगा, तो हम अनमोल पर चलेंगे। आपसे कह रहे हैं अनमोल 20% बचाता है, अनमोल 20% बचाता है। अब भाई 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 ये बचत है। मतलब उसकी इनकम 5 है, उसमें से बचत कितनी है? बचत 1 की है। 5 में से 1 बचाता है, 5 में से 1 बचाता है। ठीक है, तो आप समझो कि इनकम अगर 5 है तो खर्चा क्या होना चाहिए भाई? खर्चा 4 होना चाहिए। तो बचत कितनी हो जाएगी? बचत 1 की हो जाएगी, है ना। अब मैं यहां इनकम और एक्सपेंडिचर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर की ही तो बात चल रही है। तो इनकम एक्सपेंडिचर का हम लेंगे। 5 में से 1 खर्च कर रहा है मतलब 4, वो 5 में से 1 बचा रहा है मतलब 4 खर्च कर रहा है। अब क्योंकि अनमोल पे सवाल है तो इसकी ट्रिक होती है, सबसे पहले अनमोल को सेम करो। तो 6 और 7 को बराबर करो, तो 6 में 7 का गुणा, 7 में 6 का गुणा। इनकम होनी चाहिए 5 तो 5 का गुणा, खर्चा होना चाहिए 4 तो 4 का गुणा। ये समझ में आया, है ना। पहले बराबर कर लेते हैं, 6 को 7 से, 7 को 6 से, फिर ये 5 और ये 4 है तो यहां 5 का गुणा, यहां 4 का गुणा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। यहां पे आपके पास एक प्रकार से 35 का गुणा करना है, यहां एक प्रकार से आपको 24 का गुणा करना है। ठीक है, 35 का गुणा कर दो तो भाई 35 का 4 गुना कितना होता है? 140। 24 का 5 गुना कर दो 120। 140 में से 120 गया तो बचाता कितना है? ये 20 बचाता है। और अच्छी बात पता है क्या है? 20 वाला एक ही ऑप्शन है। तो आगे अब बस यही करना है। 35 का 5 गुना कितना हो जाएगा भाई? 175 हो जाएगा। फिर 24 का 6 गुना कितना हो जाएगा? तो वो आपका 144 हो जाएगा, है ना। 5 में से 4 गया, 17 में से 14 गया, ये देखो 31 आ गया, वो 31। और ऐसे ही 35 का 6 गुना कर दोगे तो ये 210 हो जाएगा। 24 का 7 गुना अगर आपने कर दिया तो कितना हो गया? 28 का 8 और 14 और 2 हो गया 16। तो 168 210 में से आपका गया तो आपका 42 आ जाएगा। ये आ गया उनकी बचत यानी सेविंग्स का रेशो 20, 31, 42।
तो ये एक थोड़े अच्छे लेवल का सवाल है, लेकिन हमने काफी सिंपल तरीके से इसको करने का प्रयास किया है कि आराम से हो जाए। तो अनमोल पर बेस्ड क्वेश्चन था, अनमोल पर आधारित था, तो अनमोल को आपने पहले दोनों तरफ सेम किया। फिर आपसे कहा था कि भाई 1/5 बचाता है, यानी 5 खर्च करे तो 4, 5 कमाए तो 4 खर्चा हो, तो 5 और 4 होना चाहिए। और अगर एक को सेट करो तो बाकी सब अपने आप सेट हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला डीआई, फिर से एक और अच्छा सवाल। निम्नलिखित ग्राफ में एक फैक्ट्री द्वारा 2009 से 14 तक के उत्पादन को दर्शाया है। 2010 में टाइप क्यू, 2010 टाइप क्यू यानी ये रहा, है ना। और 2014 में टाइप पी, 2014 में टाइप पी, टाइप पी मतलब ये रहा, ठीक है। 2010 का टाइप क्यू 2014 के टाइप पी का कितना प्रतिशत है? ये इसका कितना परसेंट है? 150, 275 का कितना परसेंट है, बस ये आपसे पूछा है। 150, 275 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, ये 25 से कैंसिल हो जाएगा 11 बार, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 600 बटे में 11। इसको आप और दशमलव में ले आओ तो 11 इंटू 5 हो गया 55, बचेगा 5 और 0, 11 इंटू 4 54 वाला आंसर आ जाएगा 54 पॉइंट समथिंग, 54 दशमलव कुछ कुछ, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे। एक बैग में 3 लाल यानी 3 रेड है, 5 येलो और 7 पिंक गेंद है। एक गेंद इसमें से रेंडम निकालनी है, तो वो गुलाबी या लाल हो। इनमें से आपको एक बॉल निकालनी है, तो या तो वो पिंक हो, ठीक है, या तो वो पिंक हो या फिर वो कैसी हो, रेड हो। तो या वाला आ गया है, बॉल एक ही निकालनी है। तो भाई पिंक कितनी अपने पास, 7 में से कोई एक आ जाए, या, और या का मतलब इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में प्लस होता है ना, या रेड हो। तो रेड कितनी है, रेड 3 है, इनमें से कोई एक आ जाए। टोटल 7, 5, 12 और 3 15, इनमें से निकलेगी तो कोई एक ही, या तो पिंक निकले या रेड निकले, लेकिन पूरे 15 में से निकलेगी तो कोई एक ही। 7C1 मतलब 7 हो गया, 3C1 मतलब 3 हो गया, और 15C1 मतलब 15 हो गया। तो ये आ गया आपका 10/15, और 10/15 का मतलब क्या होता है, 2/3, 2/3। ये आपका प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक आदमी 5,000 रुपए 2 साल के लिए 4% पर उधार लेता है और इसे किसी दूसरे व्यक्ति को इतने परसेंट पर दे देता है। उस सौदे में लाभ, देखो इसने क्या किया, 5,000 रुपए लेकर किसी 5,000 रुपए खुद ने लिए और इसको किसी और को दे दिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब इसने फायदा कैसे कमाया, पैसा उसका है ही नहीं, उसने उधार लिया 4% पर और किसी और को दे दिया। आपको पता है 6 से 1/4 मतलब 6.25 है, दोनों का मतलब एक ही है। 6.25 पे किसी और को दे दिया, अपना पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, लिया किसी और से, ज्यादा ब्याज पे किसी और को दे दिया, जो बीच का अंतर है बस वही अपना प्रॉफिट है, ठीक है। तो 4% पे लिया, 6.25 पर किसी को दिया, तो उसने कितना कमा लिया, उसने कमा लिया 2.25 एक साल का। तो 2 साल का कितना, उसने कमा लिया 4.5%, है ना, किस पर, 5,000 पर। भाई एक साल में इतना कमा लेगा तो 2 साल में 4.5% कमा लेगा। तो 5,000 का 4.5% यानी ये 2 जीरो गए, दशमलव से जीरो कैंसिल, 45 का 5 गुना कर दिया, उसने 225 रुपए बैठे बैठे कमा लिए। पैसा उसका है ही नहीं, पैसा किसी और का, उधार कोई और का, ब्याज कोई और भर रहा है, भाई साहब ने 225 रुपए कमा लिए, ठीक है। चलें आगे। हाँ एलजेब्रा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मतलब 119 है। तो आपको जाना है x³ प्लस 1/x³ तक, सॉरी माइनस, यहां तक आपको जाना है भाई, है ना। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। इसमें हम ये करेंगे कि पहले हम आएंगे x² प्लस 1/x² पे,
और इसका आंसर देने के लिए मुझे चाहिए रहेगा x माइनस 1/x, है ना। पहले हम इससे एक कदम पीछे आएंगे, फिर माइनस पे जाएंगे, फिर माइनस से इस पे जाएंगे। अगेन अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। अगर एक कदम पीछे आना है तो इसकी ट्रिक होती है 2 जोड़कर वर्गमूल, तो यह आएगा 121, जो किसका वर्ग होता है 11 का। पर क्योंकि ये प्लस से प्लस था, प्लस से माइनस पे आना है, तो आप इसमें 2 घटा के वर्गमूल करते हो। ये प्लस प्लस था तो +2 करके स्क्वायर रूट, प्लस से माइनस पे तो माइनस करके स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 9। 9 किसका वर्ग होता है 3 का। और अगर इससे इस पे जाना है तो इसकी ट्रिक होती है संख्या का क्यूब करके उसी का 3 गुना जुड़ेगा, तो 3 का घन आ जाएगा 27, 3 का 3 गुना कर दोगे 9, तो 27 में अगर 9 जोड़ दिया तो आंसर आ जाएगा आपका 36। तो ऐसा पूरा ब्रिज बनाना पड़ता है कि पहले यहां से वहां, फिर वहां से वहां, ऐसे करके आप इसको लिंक करके सॉल्व करते हो। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगला देखिए, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को बेलन जो पानी से भरा है, इसकी त्रिज्या 4 है, डुबो दिया जाता है। गोला पूरी तरह पानी में डूब जाए तो बेलन में पानी का स्तर कितना उठ जाएगा। देखो, एक तरफ आपको लेना है बेलन यानी सिलेंडर का वॉल्यूम, और एक तरफ आपको लेना है गोला, क्योंकि जितना गोला डूबेगा उतना पानी उठेगा, दोनों का आयतन सेम होगा। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³। ठीक है, तो आपके पाई से पाई तो गया। बेलन की त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर वाले गोले को, तो गोले की त्रिज्या 2 है, तो यह आ गया 4/3, और 2 का घन डायरेक्ट कर देता हूं 8। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को बेलन जो पानी से भरा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 है, तो बेलन की त्रिज्या 4 है, तो 4 का वर्ग कर देता हूं 16, मल्टीप्लाई में कर दिया हमने h। क्लियर है यहां तक बात। कितना पानी का स्तर उठ जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 से कितनी बार, ये कैंसिल हो जाएगा 8 से 2 बार, है ना, और 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा भाई 2 बार, तो कितनी हाइट उठ जाएगी 2/3, 2/3 सेंटीमीटर, और 2 में अगर 3 का भाग दोगे तो 0.66 सेंटीमीटर, एक ही बात है। 2/3 लिख दो या 0.66 लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। आया। एक आयत की लंबाई वर्ग की भुजा का 3/5 है, वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के समान है, वृत्त की परिधि 132 है, आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, इसको उल्टा करते हैं। वृत्त की परिधि यानी 2πr इज इक्वल टू 132, तो ये 2 आएगा, ये 22/7 आएगा, ये r आएगा जो 132 के बराबर है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये देखो 22 से कटेगा 6 बार, 6 7 42, 42 का आधा 21, इसकी त्रिज्या आ गई 21, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई भाई 21। अब आगे देखो, वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के समान है, जो त्रिज्या है वो वर्ग की भुजा के समान है, यानी वर्ग की भुजा भी कितनी है 21 है, ठीक है। और आयत की लंबाई वर्ग की भुजा का 3/5 है, तो उसका क्षेत्रफल। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा का 3/5 है, तो 21 का अगर 3/5 कर दूंगा तो लंबाई आ जाएगी। खेल देखो आप, उन्होंने कहा कि वृत्त की परिधि 132 है, इससे मुझे पता चला उसकी त्रिज्या, जो इसकी त्रिज्या है वही आपके वर्ग की भुजा है, स्क्वायर की साइड है, तो वो भी 21, और जो इसकी भुजा है उसका 3/5 करोगे तो इसकी लंबाई आएगी, ठीक है। और चौड़ाई पहले से देकर क्या रखी हुई है, चौड़ाई पहले से देकर रखी हुई है 8, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, लंबाई का मतलब भुजा का 3/5 करेंगे तो लंबाई मिलेगी, ठीक है। डन। आंसर दशमलव में आना ही आना है, काटापीटी हो नहीं सकती कुछ यहां पर, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो ये हो जाएगा 21 का 3 गुना 63, 63 में 8 का और गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना भाई 63 इंटू 8, तो 8 का 3 गुना हो गया 24, 48 और 2 हो गया आपका 50, और इसमें 5 का भाग देना है।
इसमें 5 का भाग देना यानी 108 ये आ गया, मतलब 100.8 ये आपका आंसर है। आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे। अगला है बहुलक 18 है, माध्य 24 है, मध्यमान ज्ञात कीजिए। मध्यमान यानी माध्यिका, ये आपको पता लगाना है। तो देखो सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू 3m माइनस ट्वाइस ऑफ x। इसका मतलब होता है कि बहुलक निकालना हो तो माध्यिका का 3 गुना, ये माध्य है और ये माध्यिका है। ये सूत्र होता है सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का, है ना। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका का माइनस 2 गुना माध्यिका। इससे आप आराम से आंसर ला सकते हो। तो आपको बहुलक दिया हुआ है, बहुलक कितना दिया हुआ है? 18, ठीक है। माध्यिका आपको नहीं पता, और माध्य कितना है? 24। तो 24 का दुगुना डायरेक्ट 48 लिख रहा हूं मैं। माध्य 24 है ना, मीन मीडियन मोड तीनों है। ये 48 इधर आ जाएगा, तो 8 और 8 16, 4 5 और 1 6, यानी ये बन जाएगा 66 बराबर में 3m। 3 से कैंसिल हुआ, तो भैया मध्यमान यानी माध्यिका मीडियन आपकी 22 है। 22 इज द आंसर। आया समझ में? ठीक है जी। चलिए, इसी के साथ आपके सवाल यहां पर समाप्त हुए। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही एक पीडीएफ ग्रुप दिखा दिया था, तो आज की इस क्लास की पीडीएफ डल चुकी है। आप यहां से जाके एज इट इज डाउनलोड कर लो, ताकि आपको और प्रैक्टिस करना हो, रिवीजन करना हो, देखना हो तो आप उससे कर सकते हो, है ना। बाकी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। हमने आपको अभी एमपीएसआई के लिए 3 गिफ्ट दिए हैं। पहला तो भाई बिगुल सीरीज आपके लिए चल रही है, शानदार तरीके से क्लासेस 24 तारीख से ही शुरू हो गई हैं, तो उसको अटेंड करो। दूसरा, 8 मेंस लेवल के मॉक टेस्ट फ्री दिए हैं विनर्स ऐप पर, फ्री टेस्ट में जाओगे तो वो मिल जाएगा। और तीसरा, 2 पीडीएफ दी है मैथ्स और रीजनिंग के 500 क्वेश्चंस की सॉल्यूशन के साथ, वो भी अल्टीमेट किताबें हैं, फ्री है सभी के लिए, वो भी ले सकते हो। तो ये 3 तोहफे हमने सभी स्टूडेंट्स को दिए हैं, आप भी इनका फायदा ले लीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये सब आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा। बाकी जो आपके लिए बिगुल सीरीज चल रही है उसको जरूर अच्छे से सीरियसली अटेंड करो, काफी फायदा आपको उससे मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और कोई क्लासेस या आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो, कमेंट कर दीजिए, आगे वो चीजें आपके लिए और हम लेकर आ जाएंगे। फिलहाल इतना ही। बाकी विनर्स के साथ सभी प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े रहिए। आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।